प्रभा साक्षी न्यूज नेटवर्क के खास कार्यक्रम पूर्वोत्तर लोक में आप सभी का स्वागत है। लोकसभा चुनाव के निकट आते ही केंद्र की मोदी सरकार के मंत्री पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए पिछले 10 वर्षों में किए गए कामों का ब्यौरा जनता के समक्ष रखने में लग गए हैं। तो साथ ही देश के अन्य भागों की तरह पूर्वोत्तर में भी दल बदलकर चुनाव मैदान में उतरने की कवायद तेज हो चली है। इस सप्ताह मणिपुर कमोबेश शांत रहा, तो दूसरी ओर मेघालय के मुख्यमंत्री ने सीए को लेकर एक बड़ा बयान दे डाला है। इस सप्ताह उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ अरुणाचल प्रदेश की यात्रा पर रहे, जहां उन्होंने कई महत्वपूर्ण मुद्दों की ओर जनता का ध्यान आकर्षित किया। इसके अलावा भी पूर्वोत्तर भारत से कई प्रमुख समाचार रहे। आइए सब पर डालते हैं एक नज़र और सबसे पहले बात करते हैं असम की। असम से आए समाचारों की बात करें तो आपको बता दें कि राज्य सरकार ने विधानसभा में एक नया विधान प्रस्तावित किया है, जिसका उद्देश्य गैर वैज्ञानिक उपचार पद्धतियों का उन्मूलन है। प्रस्तावित कानून में दुर्भावनापूर्ण इरादे वाले व्यक्तियों द्वारा जादू से उपचार को अपराध घोषित करने का प्रावधान है, जिससे यह संज्ञेय और गैर जमानती अपराध बन जाएगा। इसमें दोषियों के लिए 5 साल तक की कैद और 1 लाख रुपए तक का जुर्माना होगा। इसके अलावा केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा है कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार की विकास गतिविधियों के केंद्र में पूर्वोत्तर क्षेत्र रहा है। सूचना और प्रसारण मंत्री ने राष्ट्र के प्रति विशेषकर खेल आयोजनों में प्रसिद्धि दिलवाने में इस क्षेत्र के महत्व और योगदान की भी सराहना की। उन्होंने दूरदर्शन असम की पुनर्गठित क्षेत्रीय समाचार इकाई के उद्घाटन के बाद संवाददाताओं से कहा, जब हम अष्टलक्ष्मी के बारे में बात करते हैं तो हमारा मतलब हमारे 8 पूर्वोत्तर राज्यों से है। ये 8 राज्य मोदी सरकार के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि मोदी सरकार ने पिछली संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार की लुक ईस्ट पॉलिसी की जगह एक्ट ईस्ट पॉलिसी शुरू की। उन्होंने दावा किया कि यूपीए सरकार ने केंद्र में अपने 10 साल के कार्यकाल में इस क्षेत्र की अनदेखी की थी, लेकिन हमारी सरकार इसके लिए लगातार काम कर रही है। इसके अलावा असम की बराक घाटी के 3 जिलों के लोगों की मांग के बाद जल्द ही सिलचर में एक बांग्लादेश वीजा केंद्र खोला जाएगा। पड़ोसी देश के एक राजदूत ने यह जानकारी दी। गुवाहाटी में बांग्लादेश के सहायक उच्चायुक्त रूहुल अमीन ने कहा कि कछार, करीमगंज और हैलाकांडी जिलों वाली बराक घाटी से बांग्लादेश के लिए वीजा की काफ़ी मांग है, इसलिए यहाँ एक वीजा केंद्र खोलने का निर्णय लिया गया है। सिलचर कछार जिले का मुख्यालय है। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश वीजा केंद्र कब खुलेगा इसकी अभी तारीख तय नहीं हुई है, लेकिन यह जल्द ही खोला जाएगा। मणिपुर से समाचारों की बात करें तो आपको बता दें कि राज्य में सुरक्षा कर्मियों द्वारा महिला प्रदर्शनकारियों पर कथित तौर पर अत्यधिक बल प्रयोग करने के विरोध में बुधवार को वकीलों ने इम्फाल पश्चिम जिले में चिराप अदालत परिसर के सामने धरना दिया। सुरक्षा बलों ने हथियार लूट के मामले में 6 लोगों की गिरफ्तारी के खिलाफ मंगलवार को प्रदर्शन कर रही महिलाओं पर चिराप अदालत परिसर के अंदर कथित तौर पर आंसू गैस के गोले दागे थे। पुलिस आरोपियों को अदालत लेकर आई थी और उनकी हिरासत अवधि बढ़ाने का अनुरोध किया था। इसके अलावा मणिपुर में एक आदिवासी निकाय ने एक वीडियो में कथित तौर पर हथियारबंद लोगों के साथ देखे गए एक हेड कांस्टेबल के निलंबन पर सरकारी कर्मचारियों से काम नहीं करने की अपील को वापस ले लिया है। चुराचांदपुर स्थित इंडिजीनियस ट्राइबल लीडर्स फोरम ने एक बयान में कहा, आम जनता के हित में राज्य सरकार के कार्यालयों में काम करने पर रोक तत्काल हटाई जाएगी। आईटीएलएफ द्वारा सरकारी कर्मचारियों से काम पर न आने का आग्रह करने के बाद सोमवार को चुराचांदपुर और पड़ोसी फिरजावल जिलों में राज्य सरकार के कार्यालयों में कम कर्मचारी काम पर पहुंचे थे। मेघालय से समाचारों की बात करें तो आपको बता दें कि राज्य के मुख्यमंत्री कॉनराड संगमा ने बुधवार को वित्त वर्ष 2024-25 के लिए 2029 करोड़ रुपए के घाटे का बजट पेश किया। उन्होंने 2028 तक मेघालय को 10 अरब डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने की कार्य योजना वाले दस्तावेज को मिशन 10 कहा है। संगमा के पास वित्त विभाग भी है। इसके अलावा मेघालय के मुख्यमंत्री कॉनराड संगमा ने कहा है कि संशोधित नागरिकता कानून यानी सीए पर उनकी चिंताओं का समाधान कर दिया गया है। उन्होंने सीए लागू होने की स्थिति में विदेशी प्रवासियों के अन्य राज्यों से मेघालय में प्रवेश की समस्या से निपटने के लिए इनर लाइन परमिट यानी आईएलपी के विस्तार की वकालत की। संगमा ने एक साक्षात्कार में कहा कि सीए से संबंधित उनकी चिंताओं का समाधान कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि हालांकि कानून लागू होने की स्थिति में पूर्वोत्तर के अन्य राज्यों के विदेशी प्रवासियों के मेघालय में शरण लेने की किसी भी स्थिति से निपटने के लिए राज्य में आईएलपी या वैसी ही किसी प्रणाली की आवश्यकता है। सीए के बारे में पूछे जाने पर संगमा ने कहा कि उनकी चिंताओं का समाधान कर दिया गया है, क्योंकि इसमें 6ठी अनुसूची के क्षेत्रों को शामिल नहीं किया गया है, जिसके परिणामस्वरूप मेघालय के अधिकांश क्षेत्रों को छूट मिल गई है। हम आपको बता दें कि बांग्लादेश के साथ 400 किलोमीटर से अधिक की सीमा साझा करने वाले मेघालय में सीए को लेकर विरोध के स्वर मुखर हुए हैं। मिजोरम से आए समाचार की बात करें तो आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को मिजोरम के मुख्यमंत्री लालधुमा को जन्मदिन की बधाई दी और उनके लंबे व स्वस्थ जीवन की कामना की। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर एक पोस्ट में कहा, मिजोरम के मुख्यमंत्री लालधुमा को जन्मदिन की शुभकामनाएं। मैं कामना करता हूं कि लोगों की सेवा करने के लिए ईश्वर आपको लंबा व स्वस्थ जीवन दें।
त्रिपुरा से समाचारों की बात करें तो आपको बता दें कि राज्य में एक दुष्कर्म पीड़ित ने प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट के खिलाफ पुलिस को दी शिकायत में आरोप लगाया है कि बयान दर्ज करने के दौरान न्यायिक अधिकारी ने उसका यौन शोषण किया। महिला के पति ने इससे पहले धलाई जिले के कमालपुर में अतिरिक्त जिला और सत्र न्यायाधीश के पास शिकायत दर्ज कराई थी, जिसके बाद 3 सदस्यीय समिति ने मामले की जांच शुरू की है। नागालैंड से समाचार की बात करें तो आपको बता दें कि राज्य विधानसभा के अध्यक्ष शेरिंगन लोंगकुमेर ने राज्य में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के 7 विधायकों के खिलाफ अयोग्यता याचिका खारिज कर दी है। एनसीपी के शरद पवार के नेतृत्व वाले गुट के राष्ट्रीय महासचिव हेमंत तकले ने 30 अगस्त 2023 को 7 विधायकों पिक्टो सोहे, पी लोंगोन, नामरी नचांग, वाई मोहन बेमो हमत्सो, एस तोइहो येथो, वाई मनखाओ कोन्याक और ए पोंगशी फोम के खिलाफ अयोग्यता याचिका दायर करते हुए आरोप लगाया था कि वे पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल थे। अरुणाचल प्रदेश से आए समाचारों की बात करें तो आपको बता दें कि राज्य के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने केंद्र सरकार प्रायोजित योजना बाढ़ प्रबंधन एवं सीमा क्षेत्र कार्यक्रम यानी FMBAP जारी रखने के केंद्रीय मंत्रिमंडल के फैसले की सराहना की है। हम आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2021-22 से 2025-26 तक 4100 करोड़ रुपए के कुल खर्च के साथ FMPAB को जारी रखने की मंजूरी दे दी है। इसके अलावा उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने मंगलवार को कहा कि एक्ट ईस्ट नीति के क्रियान्वयन से पूर्वोत्तर क्षेत्र में भरपूर लाभ मिल रहा है। अरुणाचल प्रदेश राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर राज्य का दौरा कर रहे धनखड़ ने कहा कि पूर्वोत्तर राज्यों की सांस्कृतिक विविधता के बिना भारत की समग्र संस्कृति अधूरी है। उपराष्ट्रपति धनखड़ ने कहा कि सरकार की एक्ट ईस्ट नीति के क्रियान्वयन से पूरे पूर्वोत्तर क्षेत्र में बुनियादी ढांचे और संपर्क का अभूतपूर्व विकास हुआ है। उपराष्ट्रपति ने कहा, एक्ट ईस्ट नीति को लागू करने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दृष्टिकोण क्षेत्र में समृद्ध लाभ पहुंचा रहा है। उन्होंने कहा, मैं 2047 तक विकसित भारत के हमारे दृष्टिकोण में पूर्वोत्तर को एक सक्रिय भागीदार बनाने के लिए इस क्षेत्र तक पहुंचने को लेकर केंद्र के सफल प्रयासों, नीतियों और पहल की सराहना करता हूं। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।